हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन WS Academy. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. So thank you so much for your lovely response and wonderful comments. जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो सेट 1 सेट 2 मैंने एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी MCQs कराए हैं, वो बड़े लेक्चर्स है, मैराथन सीरीज़ में करा रही हूँ उसकी. तो सेट 1 एंड सेट 2 जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट MCQs. उसमें भी आप चेक कर सकते हैं. एंड टुडेज सेशन इज़ सेट 3, राइट. ओके. तो इसमें हम सारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी जो है वो पूरी हम कंप्लीट करेंगे इसके थ्रू. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे सेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू. बायोडाइवर्सिटी ख़त्म कैसे होती है, रीजंस क्या होते हैं उसके. द लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स. बताइए ऑल ऑफ द अबो क्या रहेगा इसका आंसर. जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म कैसे होती है. ऑब्वियसली अगर नेचुरल हैबिटेट जो है वो नहीं होगा ऑर्गेनिज्म का, अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा और अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ये तीनों ऑल ऑफ द वो इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. ठीक है. ओके. द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़, जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है बायोडाइवर्सिटी का वो क्या है. क्या इससे हमें फूड मिलता है, ड्रग मिलता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, या मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम. ऑब्वियसली अगर बायोडाइवर्सिटी ठीक से नहीं रहेगी तो हमारा इकोसिस्टम भी मेंटेन नहीं रहेगा. सो ऑप्शन डी हियर इज़ द राइट आंसर. बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है. डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन, diverse kinds of animals, diverse kinds of plants and animals in a particular area, diverse kinds of exotic plants and animals. तो क्या है इसका मतलब. ऑब्वियसली ऑप्शन सी, डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया हम बोलते हैं, ये इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है, समझ आ रही है. ओके. जिसने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो पहले देख लो, बहुत अच्छे हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखने ज़रूरी है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एनवायरमेंट, द सीजनल एंड डेली चेंज इन एन एनवायरमेंट, द वे स्पीशीज डिफर फ्रॉम वन अनदर, द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑन एनवायरमेंट. तो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन एन एनवायरमेंट. जितना डिफरेंट रेंज होगा स्पीशीज़ का, मतलब उतनी डाइवर्स है, डिफरेंट स्पीशीज़ है हमारे पास, उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हम कह सकते हैं. ठीक है. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की डिक्लिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है. जेनेटिक एसिमिलेशन, कंट्रोलिंग एसिमिलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, कंट्रोलिंग पेस्ट्स. जो बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन सबसे ज़्यादा किससे होती है. क्या पेस्ट कंट्रोल करने से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से, कंट्रोलिंग एसिमिलेशन से, जेनेटिक एसिमिलेशन से. किससे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कम होती है. ऑब्वियसली अगर हैबिटेट उनका डिस्ट्रक्ट हो जाए वो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है. सो ऑप्शन सी हियर इज़ द राइट आंसर. अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट हो जाए ऑब्वियसली खुद ब खुद बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होती है. द मेन रीज़न फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज़, अगर बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज जो होती है उसका मेन रीज़न क्या होता है. Habitat pollution, introduction of exotic species, overexploitation, natural habitat destruction. The main reason for the decrease in biodiversity is. The main reason for the decrease in biodiversity is habitat pollution, introduction of exotic species, overexploitation, natural habitat destruction. And yes, the right answer is ऑप्शन डी, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. ठीक है. अगर नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी. बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. बायोडाइवर्सिटी डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं. 29 दिसंबर, 22 मई, 28 फरवरी, 30 जनवरी. बायोडाइवर्सिटी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मई को. बायोडाइवर्सिटी हैज़ मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम. सबसे ज़्यादा डेंजर बायोडाइवर्सिटी को किससे होता है. डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड वेजिटेशन, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, क्लाइमेट चेंज, वाटर पोल्यूशन. सबसे ज़्यादा डेंजर किससे होता है बायोडाइवर्सिटी को. शाबाश. यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. अगर नेचुरल हैबिटेट जो उनका होता है अगर वो डिस्ट्रक्ट हो जाए और वेजिटेशन डिस्ट्रक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली खुद ब खुद डिक्लाइन हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी. द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आर. इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहाँ पे होते हैं. वेस्टर्न हिमालयज एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न हिमालयज एंड सुंदरबंस,
ईस्टर्न हिमालयस एंड द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयस एंड साइलेंट वैली। बताइए। जो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में वो है ऑप्शन सी, ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल ठीक ठाक होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ईस्टर्न हिमालयन साइड से भी रेनफॉल ठीक ठाक होता है और रेनफॉल और टेम्परेचर किस जगह पे कितना होगा उतनी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे होगी। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। Which one of the following strongly threatens biodiversity? Fragile ecosystems such as mangroves and wetland, inaccessible habitats in the Himalayas, destruction of natural habitats and vegetation, and zoom cultivation, creation of biosphere reserve. बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कौन करता है? देखो, अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं उससे बच जाएगी बायोडाइवर्सिटी। हिमालयाज के इनएक्सेसिबल हैबिटेट्स तो उसका साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंग्रोव्स होते हैं और वेटलैंड्स होते हैं वो अच्छा है, उससे हमारा बचाव ही होता है। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड वेजिटेशन एंड जूम कल्टिवेशन। जूम कल्टिवेशन हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन को, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में ज़्यादातर होता है। With reference to biodiversity, which of the following regions in India is regarded as hotspot? Andaman Nicobar Island, Gangetic Plain, Central India, none of the above. बायोडाइवर्सिटी के एतबार से इंडिया में कौन सा हॉटस्पॉट माना जाता है? एंड यस, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वहाँ पे फॉरेस्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। Which of the following is considered a hotspot of biodiversity in India? Aravalli Hills, Indo-Gangetic Plain, Eastern Ghats, Western Ghats। इनमें से अब आपको बताना है। एज पर द ऑप्शंस आप देख लीजिए, अप्रॉक्सीमेट क्या आ जाएगा। अप्रोप्रिएट आंसर वेस्टर्न घाट्स इज द राइट आंसर हियर। गॉट इट? वेस्टर्न घाट्स इज द राइट आंसर हियर। The hotspots found in India are Eastern Ghat, Western Ghat, Vindhya Range, Eastern Ghat, Eastern Himalayan Range, Western Ghat, Shivalik Range, Eastern Ghat. Choose the right answer. And yes, the right answer is option C, Eastern Himalayan Range and Western Ghats. ठीक है, रिपीटेडली ये क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इनमें से अब आप बताओ। गंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न हिमालयाज, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, इनमें से कौन हम मानेंगे हॉटस्पॉट इंडिया का, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट इंडिया में? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ईस्टर्न हिमालयाज। सो दैट मीन्स वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा माना जाता है हॉटस्पॉट, ईस्टर्न हिमालयाज माना जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड साइड। ठीक। Which one of the following regions of India is regarded as an ecological hotspot? Western Himalayas, Eastern Himalayas, Western Ghats, या both B and C? वेस्टर्न हिमालयाज में ज़्यादातर नहीं, उसमें वहाँ पे तो इनएक्सेसिबल हैबिटेट्स है। तो यस, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा नहीं है? ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है, वेस्टर्न घाट्स तो है ही, है ना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया है कि नहीं, विंध्यास, हिमालयास, इनमें से हमें बताना है कौन सा नहीं है। सो ऑप्शन बी, विंध्यास नहीं, क्योंकि ईस्टर्न हिमालयास है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वहाँ से आता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। वेस्टर्न घाट्स भी है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फॉरेस्ट्स भी बहुत है। तो ऑप्शन बी, विंध्यास द राइट आंसर है यार। A species is considered to be extinct if it has not been seen in its natural habitat for कितने सालों तक अगर एक स्पीशीज को नहीं देखा जाएगा तो हम बोलेंगे ये एक्सटिंक्ट है? 15 ईयर्स, 25 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स। बताइए, एक स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कब हम करार देंगे अगर हम इसको नहीं देखेंगे अपने नेचुरल हैबिटेट में? कितने टाइम के लिए? ऑप्शन डी, 50 ईयर्स के लिए अगर आप नहीं देखोगे उसको। द टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री कौन सा है? टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री, यूकैलिप्टस, सिक्यूआ, ड्यूडोर, परनाग। एंड द राइट आंसर इज सिक्यूआ। राइट। इसको हाइपेरॉन भी बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। मूविंग फॉरवर्ड, ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू रेड डेटा बुक एंड रेड लिस्ट इज। रेड डेटा बुक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है या रेड लिस्ट? बहुत बार हम देखते हैं रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में आता है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? UTES, IUCN, IBWC, WWF। शाबाश, सबको पता होना चाहिए।
So the right answer here is option B, IUCN. Which one of the following is not responsible for the extinction of a species? Species की extinction के लिए इनमें से कौन सा responsible नहीं है? Broad niche, large body size, narrow niche, lack of genetic variability. So option A, अगर niche broad होगा तो वो अच्छी बात होती है organism के लिए, बुरी बात नहीं होती है. Which one of the following groups of animals belongs to the category of endangered species? इनमें से कौन सा ग्रुप endangered species को belong करता है? Great Indian bustard, musk deer, red panda, Asiatic wild ass, Kashmiri stage cheetal, blue bull, and Great Indian bustard, snow leopard, swamp deer, rhesus monkey, sarus, loin-tailed macaw, blue bull, Hanuman langar, and cheetah. कश्मीरी स्टेज को हम हांगुल भी बोलते हैं. ये दाशीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है. ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो है, आई थिंक ये राजस्थान साइड से है. और स्वैम्प डियर मणिपुर की जो लोकतक लेक है और वहाँ पे जो फ्लोटिंग पार्क है वहाँ पे पाया जाता है. एशियाटिक वाइल्ड आस गिर गुजरात. और तो हमें बताना है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी कौन सी है इनमें. सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पेंडा एंड एशियाटिक वाइल्ड आस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बट इनका स्टेटस चेंज होता रहता है. आप ज़रूर ये सारे एक तो आप चेक कर लेना अभी IUCN का स्टेटस क्या है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, कश्मीरी स्टेज का, स्नो लियोपर्ड का, मस्क डियर का, रेड पेंडा का और एशियाटिक वाइल्ड आस, सबका देख लेना क्या आजकल स्टेटस है इसका. रेड डेटा बुक इज कंसर्नड विद, रेड डेटा बुक में क्या होता है? फैक्ट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी. और अभी हमने देखा रेड डेटा बुक कौन इशू करता है, कौन मेंटेन करता है? IUCN है ना. फैक्ट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, प्लांटेशन, इलीगल हंटिंग ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स बाय स्मगलर्स. तो रेड डेटा बुक में क्या होता है? इट इज कंसर्न्ड विद ऑप्शन बी, ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. गॉट इट? ओके. द ऑथर ऑफ टुमारोज बायोडाइवर्सिटी इज Vandana Shiva, V.K. Sharma, M.S. Swaminathan, Medha Patekar. Author of Tomorrow's Biodiversity. And yes, the right answer is Vandana Shiva. Which one of the following Indian birds are a highly endangered species? Highly endangered इनमें से कौन सा bird है? Golden Oracle, Great Indian Bustard, Indian Fan-tail Pigeon, Indian Sunbird. Choose the right answer. Highly endangered. बेसिकली जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना जाता है. ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. ठीक है. सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. गॉट इट? ओके. एंडेंजर्ड स्पीशीज आर लिस्टेड इन, एंडेंजर्ड स्पीशीज किस में लिस्ट की जाती है? डेड स्टॉक बुक, रेड डेटा बुक, लाइव स्टॉक बुक, नन ऑफ द अबव. जैसे कि हमने अभी पढ़ा है एंडेंजर्ड स्पीशीज को लिस्ट किया जाता है रेड डेटा बुक में, और उसको कौन मेंटेन करता है? IUCN. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, बॉटनिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी किस में की जाती है सो दैट कि हम कंजर्व कर सकें बायोडाइवर्सिटी? सो द राइट आंसर इज, लेकिन विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स. आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कितने टोटल हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं एंड उनमें से कितने मैप प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड? उत्तराखंड की जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसका रीजन क्या नहीं है? एक्सपेंशन ऑफ रोड्स, अर्बनाइजेशन, एफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. ऑब्वियसली देखो एफॉरेस्टेशन हो गया, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, तो इससे तो ये तो रीज़न नहीं हो सकता ना बायोडाइवर्सिटी लॉस का. तो बिल्कुल यही इसका आंसर होगा. ठीक है, ऑप्शन सी. क्योंकि अगर आप रोड्स को एक्सपेंड करेंगे तो उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा. अगर अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगी उससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा. अगर आप एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दोगे तो उसमें वहाँ पे एग्रीकल्चर को करने के लिए वहाँ पे वो जंगलों को काटेंगे, प्लांट्स को काटेंगे, तो ऑब्वियसली ये भी एक रीज़न बन सकता है, लेकिन एफॉरेस्टेशन रीज़न नहीं बन सकता. Got it? Which of the following gas is commonly used in cryobank for ex situ conservation? कौन सा गैस यूज होता है
क्रियो बैंक में जब हम एक्सिटू कंजर्वेशन करते हैं, जब हम आउटसाइड नेचुरल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। And yes, the right answer is nitrogen. Which one of the following is not a site for an in situ method of conservation of flora? Flora हो गया plants, plants को in situ conservation के लिए, मतलब in situ conservation हो गया नेचुरल वे ऑफ जो कंजर्वेशन होता है, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व तो बिल्कुल वहीं पे किया जाता है जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट होता है, नेशनल पार्क भी वहीं पे किया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं पे बनाई जाती है। तो बॉटनिकल गार्डन जो है ये एग्जाम्पल है एक्स सिटू कंजर्वेशन का, ठीक है, इट इज़ नॉट एन इन सिटू कंजर्वेशन। गॉट इट? शाबाश। Which one of the following ecosystems has maximum plant biomass? Tropical deciduous forests, tropical rain forests, tropical deciduous forest, temperate deciduous forests, desert shrubs. इनमें से किस इकोसिस्टम में प्लांट का जो बायोमास है वो सबसे ज़्यादा होता है? क्या लगता है आपको, कहाँ पे प्लांट का बायोमास सबसे ज़्यादा होगा? एंड द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट घने जंगल होते हैं, वहाँ पे बारिशें भी बहुत होती है और हाई टेम्परेचर भी होता है, यूजुअली इक्वेटोरियल रीजन्स में होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। गॉट इट? द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, आर्टिक फॉरेस्ट। आर्टिक फॉरेस्ट में तो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी नहीं क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है ना। कॉनिफरस भी बिल्कुल आल्टीट्यूड पे होता है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? साइलेंट वैली, कश्मीर वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स, सुरमा वैली। साइलेंट वैली कहाँ पे? ये साइलेंट वैली केरला में है, केरल में है, साउथ इंडिया में। कश्मीर वैली जम्मू एंड कश्मीर, राइट। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी रिच कौन सा एरिया होगा इनमें से? अब थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना है। जो साइलेंट वैली केरल है ना, ये इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है और बारिशें भी बहुत होती है, वेस्टर्न घाट साइड में आता, तो यस ऑब्वियसली यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिचनेस होगी। कश्मीर वैली तो ठंड है और उत्तराखंड में भी ठंड ही है, तो वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। बायोडाइवर्सिटी चेंजेस ऑकर, इंक्रीजेस टुवर्ड्स इक्वेटर, डिक्रीजेस टुवर्ड्स इक्वेटर, रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू द अर्थ, इंक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स। अब मुझे बता बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, कम कहाँ पे होगी? अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी हाई रहता है और रेनफॉल भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे उतनी ठंड बढ़ेगी। अगर पोल्स की हम बात करेंगे, पोल्स पे टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर हाई होता है, रेनफॉल लो होता है। इक्वेटोरियल रीजन की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है, रेनफॉल हाई होता है। तो जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, रेनफॉल हाई होगा, वहीं पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, तो इट विल इंक्रीज टुवर्ड्स इक्वेटर, और पोल्स पे ये कम होगी, ठीक है। सो इंक्रीज टुवर्ड्स पोल्स इज रॉन्ग। थ्रू आउट अर्थ सेम नहीं होगी क्योंकि सेम टेम्परेचर और सेम रेनफॉल नहीं है। इट विल डिक्रीज टुवर्ड्स इक्वेटर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। जितना हम पोल से इक्वेटर की ओर आएंगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रिलेटेड टू साइलेंट वैली प्रोजेक्ट? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस स्टेट में आता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। मैंने आपको अभी बताया वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन उत्तराखंड, लेकिन जो साइलेंट वैली है वो कहाँ पे है? वो केरल में है। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन, ऑब्वियसली कहाँ पे? केरला में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन? इनमें से कौन सा रामसर साइट है अंडर रामसर कन्वेंशन? गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरबन, भोज वेटलैंड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भोज वेटलैंड। वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड इन केरल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। बहुत काम आएंगे आपको ये पॉइंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वेटलैंड डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 मई, 2 मार्च। बताइए कब मनाया जाता है? ये बहुत ईजी, आपको पता होना चाहिए। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। द रामसर कन्वेंशन वॉज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, रामसर कन्वेंशन जो है वो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है?
So the Ramsar Convention was associated with the conservation of biofuels, forests, wetlands, drylands, and yes, मैंने आपको बोला अभी कि wetland डे मनाते हैं हम कब 2 फरवरी को, and Ramsar Convention associated है with wetlands, right? रामसर एक सिटी है ईरान में, वहां पे एक कन्वेंशन साइन हुआ था, तो इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं. इट इज रिलेटेड विद वेटलैंड्स. Okay. Biosphere reserves are areas for conservation of grasslands, agricultural production, atmospheric balance, genetic variation. Biosphere reserves को क्यों डिक्लेयर किया जाता है, किसकी कंजर्वेशन के लिए? Yes, the right answer is option D, genetic variation. In India, which one of the following states has the largest inland saline wetland? लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड की बात की गई. यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस स्टेट में? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात. अगर सिंपल वेटलैंड्स की भी बात करेंगे, वो भी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल और गुजरात में है, लेकिन यहाँ पे इनलैंड सैलाइन वेटलैंड की बात की गई, वो गुजरात में है सबसे ज़्यादा. ओके. Which one of the following is the most effective factor of coral bleaching? Coral bleaching सबसे ज़्यादा क्यों होती है? Marine pollution से, increase of salinity of seas से, rise in normal temperature of sea water, the outbreak of disease and epidemics. Coral bleaching क्यों होती है? एंड राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर. उसमें एसिडिटी, फिर जब राइज इंक्रीज हो जाता है तो उसमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें वो डिजोल्व हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट उनका, और फिर उनमें पोल्यूशन होता है. कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, कार्टेजिना प्रोटोकॉल किस चीज़ के रिलेटेड है? बायोसेफ्टी एग्रीमेंट, पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज. कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, शाबाश, एंड यस द राइट आंसर इज बायोसेफ्टी एग्रीमेंट. The Himalayan range is very rich in species diversity. Which one among the following is the most appropriate reason for this phenomena? It has a high rainfall that supports luxuriant vegetative growth. It's a confluence of different biogeographical zones. Exotic and invasive species have not been introduced in this region. It has less human interference. So what could be the most appropriate reason for the species biodiversity richness in Himalayan range? And yes, the right answer is ऑप्शन बी. ये जो हिमालयन रेंज है, इट इज कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स. इट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमेना. Which of the following is the most significant factor in coral bleaching? Mining of coral rocks, outbreak of coral disease, siltation of seawater, global warming. Most significant factor in coral bleaching is जो चेंज होता है कलर कोरल्स का. सो ऑब्वियसली हमने अभी देखा राइज इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइट आंसर. Who among the following had used the term biodiversity for the first time? C.J. Barrow, D.E. Crater, Walter G. Rosen, D.R. Batish. So choose the right answer. So the right answer here is Walter G. Rosen. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी हो गया, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर दैट फॉर्म नेचर, राइट? ओके. Which of the following is not responsible for the increase in the biodiversity of an ecosystem? Productivity of the ecosystem, intermittent disturbance, age of the ecosystem, less number of tropical levels. Which one is not responsible for increase in the biodiversity? So less number of tropicals अगर होंगे तो tropic levels अगर होंगे तो obviously दैट मीन्स ट्रॉपिक लेवल्स में ही अगर कम ट्रॉपिक लेवल्स हमारी है, दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है. जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होंगी उतनी ज़्यादा पैरामिड में ट्रॉपिक लेवल्स ज़्यादा आ जाएंगे. ठीक है. द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन मई 2000 में, 2000 में, दिसंबर 2002, जनवरी 2004, अक्टूबर 2008. द बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पास किया इंडियन पार्लियामेंट ने? एंड द आंसर इज दिसंबर 2002 में, 2002 में. शाबाश. The decade 2011-2020 has been designed by the UNO as the decade of natural disaster decade, biodiversity decade, climate change decade, environmental decade. जो ये decade 2011-2020 जो डिजिग्नेट किया UNO ने, वो किस चीज़ के लिए का डिकेड किया? बायोडाइवर्सिटी डिकेड. 2011 से 2020 तक बायोडाइवर्सिटी डिकेड. नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2003 में चेन्नई में, 2003 में बेंगलुरु में, 2003 में हैदराबाद में, 2003 में केरल में. नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कब एस्टैब्लिश की गई और कहाँ पे? इसको 2003 में चेन्नई में एस्टैब्लिश किया गया.
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ बीन रिपोर्टेड एज रेस्पॉन्सिबल फॉर वल्चर डेथ्स? वल्चर क्यों मर जाती थी? कौन सा ड्रग बोला गया कि रेस्पॉन्सिबल है? क्योंकि वल्चर जो है ना वो क्लींजर्स होते हैं, वो डेड मैटर खाते हैं, तो ऑब्वियसली जब जो डेड एनिमल्स होते हैं जब वो बीमार पड़ते थे तो उनको वेटरनरी डॉक्टर्स देते थे पेन किलर्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर ड्रग। तो फिर जब ये डेड रिमेन्स खाती थी एनिमल्स का तो ये मर जाती थी। तो एस्पायरिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफेनेक, सोडियम, पेनिसिलिन। सो यस द ड्रग इज ये फिर बैन किया गया वेटरनरी साइंस में, ये वेटरनरी में। तो डिक्लोफेनेक सोडियम इज द राइट आंसर हेयर। तो वल्चर्स की फिर डेथ इसी की वजह से होती थी। सी buckthorn has huge global market potential. The berries of this plant are rich in vitamins and nutrients. Genghis Khan used them to improve stamina of his troops. Russian cosmonauts used its oil to combat radiation. Where is this plant found in India? Nagaland, Ladakh, Kodaikanal, Pondicherry. तो नागालैंड एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, लद्दाख जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में। सी बकथॉर्न जो है ये प्लांट जो है कहाँ पे पाया जाता है? एंड द राइट आंसर इज लद्दाख। Got it? Vultures, which used to be very common in Indian countryside some years ago, are rarely seen nowadays. This is attributed to क्यों vultures कम हो गई? The destruction of their nesting sites by new invasive species, a drug used by cattle owners for treating their diseased cattle, scarcity of food available to them, a widespread persistent and fatal disease among them. क्या रीज़न है कि vultures का जो ये है नंबर है कम हो गया? सो द राइट आंसर इज अ ड्रग यूज्ड बाय कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज्ड कैटल, जो कि एक पेन किलर है, डिक्लोफेनेक सोडियम, उसकी वजह से। राइट अभी हमने ऊपर पढ़ा है। गॉट इट? ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द लॉस ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज, अभी हमने देखा, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ पेन किलर्स टू कैटल, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ एस्ट्रोजन इंजेक्शन टू कैटल, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिंग of painkillers to cattle. Option C is the right answer, diclofenac sodium की वजह से। In the context of Indian wildfire, the flying fox is a bat, kite, stork, vulture. And the right answer is bat, option A. A tree species in Mauritius failed to reproduce because of the extinction of a fruit-eating bird. Which one of the following was that bird? वो bird कौन सा था? Doe, dodo, condor, squaw. And yes, the right answer is option B, dodo. Which of the following statements is correct? The first meeting of parties to the Cartagena Protocol on Biosafety was held in the Philippines in the year 2004. India is not signatory to the Biosafety Protocol Convention on Biological Diversity. The Biosafety Protocol deals with genetically modified organisms. The United States of America is member of the Biosafety Protocol Convention on Biological Diversity. तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? So option C, the Biosafety Protocol deals with genetically modified organisms. तो जो ये बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको हम कार्टेजिना प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो गवर्न करता है मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अगर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री में भेजनी है उसको मॉनिटर करता है, उसको गवर्न करता है। तो इसमें हमें दिखा था करेक्ट स्टेटमेंट। तो बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल डील्स विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वी आर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम उनको बोल सकते हैं। सो दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, ये कन्वेंशन जो है 2003 में आया था। Got it? Okay. The marine animal called dugong which is vulnerable to extinction is an, वो क्या है? एम्फीबियन है, बोनी फिश है, शार्क है, मैमल है? डूडोंग, सॉरी डुगोंग, ये बेसिकली मैमल है, आपको याद रखना है, यूजुअली न्यूज़ में होता है और क्वेश्चन बन सकता है। A sandy and saline area in the natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predators in that area, but its existence is threatened due to destruction of its habitat. Which one of the following
कुड बी दैट एनिमल, कौन सा एनिमल हो सकता है जिसका हैबिटेट होता है, ये एक इंडियन एनिमल स्पीशी है जिसका हैबिटेट सैंडी एंड सैलाइन एरिया है? इंडियन वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्ड ऑस, इंडियन वाइल्ड बोर, इंडियन गैजल। बताइए, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट उसकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट हुआ है, तो ऐसा एनिमल कौन हो सकता है? एंड यस, इंडियन वाइल्ड ऑस इज द राइट आंसर। Which one of the following union ministries implements the Cartagena Protocol on Biosafety? Ministry of Science and Technology, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Environment and Forests, Ministry of Chemical and Fertilizers. Cartagena Protocol on Biosafety को implement कौन करता है? Obviously option C, Ministry of Environment and Forests, Ministry of Environment, Forest and Climate Change ही obviously इसको implement करेगी. Got it? Two important rivers, one with its source in Jharkhand and known by a different name in Odisha, and another with its source in Odisha, merge at a place on a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity in a protected area. Which one of the following could be this? किसके बारे में बात की जा रही है? फिर मर्ज होते हैं यहाँ पे दो रिवर्स, एक का सोर्स झारखंड में और दूसरा ओडिशा में। बितारनिका, चंदीपुर ऑन सी, गोपालपुर ऑन सी, सिमलीपाल। बितारनिका कोस्ट ओडिशा में है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी ओडिशा में है, तो क्या है इसका आंसर? बितारनिका इज द राइट आंसर। The 10th conference of the parties to the United Nations Conference on Biodiversity was held at Beijing, Copenhagen, Nagoya, New York. 10th conference कहाँ पे हुई थी? United Nations Conference on Biological Diversity. And the right answer is Nagoya. If a wetland of international importance is brought under Montrex record, what does it imply? Montrex record जो है उसमें wetlands को एंटर किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? Changes in ecological character have occurred or occurring or are likely to occur in wetland as a result of human interference. The country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 kilometers from the edge of wetland. The survival of the wetland depends on the cultural practices and traditions of certain communities living in its vicinity, and therefore the cultural diversity therein should not be destroyed. It is given the status of World Heritage Site. तो मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अगर किसी जो है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को लाया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। इसका मतलब होता है कि चेंज वहाँ पे चेंजेस हुई हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर में और हो रही है, और ये लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में भी होगा एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर रिलेटेड टू द मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, वेटलैंड्स के रिलेटेड है। India is a party to the Ramsar Convention and has declared many areas as Ramsar sites. Which of the following statements best describes as to how we should maintain these sites in the context of this convention? Keep all the sites completely inaccessible to man so that they cannot be exploited. Conserve all the sites through ecosystem approach and permit tourism and recreation only. Conserve all the sites through ecosystem approach for a specified period without any exploitation with specific criteria and specific period for each site, and then allow sustainable use of them by future generations. Conserve all the sites through ecosystem approach and allow their simultaneous sustainable use. तो एज पर द रामसर कन्वेंशन हमारी जितने भी वेटलैंड्स इसमें लाई गई हैं, वेटलैंड्स रामसर साइट्स हैं इंडिया में, उनको हमें कैसे रखना चाहिए एज पर? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलो दियर साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज। हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं करनी है, उनका यूज अलो करना है, बट सस्टेनेबल यूज ऐसे करना है सो दैट कि फ्यूचर जनरेशंस पे असर ना पड़े फिर कल को। The annual production of biomass is minimal in which of the following environment? Annual production of biomass minimal कहाँ पे है? डीप सी, पैरी, डिसिडियस फॉरेस्ट, तेगा, कहाँ पे बायोमास का प्रोडक्शन जो है मिनिमल होगा? एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डीप सी, क्योंकि हमने परसों भी पढ़ा था ओशन का बायोमास प्रोडक्टिविटी का, वो कम दिखाई गई वहाँ पे, है ना? हमने देखा था वो कार्बन पर ईयर कितना बनता है। एज एन इकोसिस्टम वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? As an ecosystem, wetlands are useful for which of the following? For nutrient recovery and cycling, for releasing heavy metals through absorption by plants, in reducing siltation of rivers by retaining sediments, all of the above. Ecosystem के हिसाब से wetlands क्यों useful है?
सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। वेटलैंड्स जो है वो साइक्लिंग, रिसाइक्लिंग, न्यूट्रिएंट रिकवरी, हैवी मेटल्स को रिलीज करना थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, सिल्टेशन को रिड्यूस करना, तो ये सारे फायदे हैं वेटलैंड्स के। हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन protecting the Indian agriculture? NBA checks the biopiracy and protects the indigenous and traditional genetic resources. NBA directly monitors and supervises the scientific research on genetic modification of crop plant. Application of the intellectual property rights related to genetic biological resources cannot be made without the approval of NBA. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Only 1, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. NBA के नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर हियर इज 1 and 3। एक तो ये चेक करता है बायोपायरेसी और प्रोटेक्ट करता है जो हमारी इंडिजिनस या ट्रेडिशनल जेनेटिक सोर्स होती है, जो प्योर फॉर्म होते हैं, जो हमारी इंडियन अपनी है। दूसरा, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR टू रिलेटेड टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है इसके बगैर नहीं बना सकती, जब तक ये अप्रूव ना करे तो वो नहीं मिलेगा। 1 and 3 is the right answer. Biodiversity forms the basis for human existence in the following ways: soil formation, prevention of soil erosion, recycling of waste, pollination of crops. क्या है इसका सही आंसर? बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन, बायोडाइवर्सिटी बनाती है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बेसिस। तो द राइट आंसर हियर इज 1, 2, 3 and 4, चारों यहाँ पे सही। सॉइल फॉर्मेशन भी बना करती है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन भी होती है, रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट भी, पॉल्यूशन ऑफ क्रॉप्स भी हो जाता है। ठीक है। Due to some reasons, if there is a huge fall in the population of species of butterflies, what could be its likely consequence? अगर butterflies की जो population है वो abruptly कम हो जाए, इसका consequence क्या होगा? Pollination of some plants could be adversely affected. There could be a drastic increase in the fungal infection of some cultivated plants. It could lead to a fall in the production of some species of wasps, spiders and birds. Pollination of some plants could be adversely affected. There could be a drastic increase in the fungal infection of some cultivated plants. It could lead to fall in the population of some species of wasps, spiders and birds. क्या लगता है आपको? Only 1, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. अगर butterflies की population कम हो जाएगी, so 1 and 3. एक तो pollination of जो plants है butterfly से होती है, उनका obviously वो adversely affect हो जाएंगी, और फंगल इन्फेक्शंस तो नहीं हो जाएगा इंक्रीज, अलबत्ता पॉपुलेशन ऑफ जो कुछ वेस्प्स है, स्पाइडर्स है, बर्ड्स है, वो जो है कम हो जाएंगे। ठीक। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ सी बकथॉर्न। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट? हमने अभी देखा था, जो लद्दाख में मिलता है। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन। इट इज रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल। इट हैज न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इज वेल अडेप्टेड टू ग्रो इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड्स। लद्दाख एक है उनमें, कोल्ड एरिया और हाई ऑल्टीट्यूड। इट्स टिम्बर इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। हमने देखा कि कॉस्मोनॉट्स भी ऑयल इसका यूज़ करते हैं रेडिएशन से बचने के लिए। सो द राइट आंसर इज ओनली 1, 2, 3 and 4, 1 and 3 and 1, 2, 3 and 4. So the right answer is 1 and 3. It helps in controlling soil erosion and in preventing desertification. एंड इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़बरदस्त होता है, और ये कोल्डर एरियाज़ और हाई आल्टीट्यूड्स में ग्रो होता है, जैसे लद्दाख में ही प्लांट ग्रो होता है। और इसका जो ऑयल है वहाँ वो यूज़ होता है किस में? रेडिएशन से बचते हैं उससे कॉस्मोनॉट्स। 3 of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma regions as hotspots of biodiversity. Species richness, vegetation density, endemism, ethnobotanical importance, threat perception. कौन से जो है 3 क्राइटेरियाज है जिससे हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन गया वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा? एडाप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस। इनमें से आपको बोलने हैं 1, 2, 6, 2, 4, 6, 1, 3, 5 एंड 3, 4, 6। तो क्या लगता है आपको? तो ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि देखो थ्रेट परसेप्शन होना चाहिए, ये याद रख लेना। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए थ्रेट परसेप्शन बहुत होना चाहिए ज़रूरी। स्पीशीज रिचनेस भी होनी चाहिए। तो स्पीशीज रिचनेस और थ्रेट परसेप्शन हो गए 2, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है एंडेमिज्म। ठीक है, एंडेमिक होनी चाहिए। 1, 3 and 5 इज द राइट आंसर।
कंसिडरिंग डिगोंग ए मैमल, डिगोंग क्या है? मैमल, हमने अभी पढ़ा है। फाउंड इन इंडिया, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट्स अ हर्बिवोरस मेरीन मैमल, याद रख लेना। इट इज फाउंड along the entire coast of India. It is given legal protection under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972. ड्यूगोंग हमने देखा था ये मैमल है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है? 1 and 3 इज द राइट आंसर। ये हर्बिवोरस मैरीन मैमल है, याद रख लेना, ये हर्बिवोरस मैमल है, हर्बिवोरस मैरीन मैमल। और यस, ये ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट बट थर्ड इज करेक्ट। इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अगेन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। Which of the following statements are correct? To proper design and effective implementation of UNREDD plus program can significantly contribute to protection of biodiversity, resilience of forest ecosystems, poverty reduction. इनमें से कौन सा करेक्ट है? UNREDD प्लस, अगर प्रॉपर इसका डिजाइन और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देंगे, इससे क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी, रेजिलेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हो जाएगा, पोवर्टी रिडक्शन हो जाएगी। ओनली 1 and 2, 3, 2 and 3 and 1, 2 and 3 एंड द राइट आंसर इज 1, 2 and 3। ऑब्वियसली UN रेड प्लस जो है, उससे अगर उसको आप प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी और फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स जो है वो भी ठीक रहेंगे, और ओवरऑल फिर क्या हो जाएगा? पोवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। Concerning an organization known as BirdLife International, which of the following statements are correct? It's a global partnership of conservation organizations. The concept of biodiversity hotspot originated from this organization. It identifies the state referred to as important bird and biodiversity areas. BirdLife International Organization जो है, उसी के रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स देखें। Only 1, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3। और ये भी आप एग्जाम में देखिएगा कि यहाँ पे करेक्ट देखे या इनकरेक्ट देखे, वहाँ कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन गलत होता है। सो द राइट आंसर इज 1 and 3। इट्स अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट यहाँ से ऑरिजिनेट नहीं हुआ। इट आइडेंटिफाइज द साइट्स रेफर्ड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, ठीक है, उनको ये आइडेंटिफाई करता है। कंसर्निंग द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, IUCN की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे कर लो आप, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN की फुल फॉर्म है। एंड साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फिर से मैं आपको एक बार बताऊंगी, IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एंड साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? इनमें से IUCN is an organ of the United Nations and CITES is an international agreement between governments. IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environment. CITES is legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take the place of national laws. IUCN क्या है और CITES क्या है? Only 1, 2, 3, 1 and 3, 1, 2 and 3 आपको करेक्ट बताना है। So 2 and 3। IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environment. CITES is legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take the place of national laws. CITES तो legally binding है, लेकिन ये नेशनल लॉज को रिप्लेस नहीं करती है। आप अपनी कंट्री में डिफरेंट लॉज ला सकते हैं अलग से, और CITES को आप जो CITES है उसके फॉलोज एज जनरलाइज्ड फॉर्म में ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपने नेशनल लॉज बना सकते हैं। In which of the following states is lion-tailed macaw found in its natural habitat? Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh। 1, 2, 3, only 2, 1, 2 and 4, 1, 3 and 4 and all of these। lion-tailed macaw ये साधारण इंडिया में ही होता है, तो इसका जो सही आंसर है 1, 2 and 3। एक तो तमिलनाडु आप ज़्यादातर देखोगे, तमिलनाडु में है, केरल में और कर्नाटक में है, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट, ठीक, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। With reference to an initiative called the Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB इसको बोलते हैं, इसका भी फुल फॉर्म याद रख लेना, TEEB का, The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Which of the following statements are correct? It's an initiative hosted by UNEP, IMF and World Economic Forum. It's a global initiative that focuses on drawing attention to the economic benefits of biodiversity. It presents an approach that can help decision makers recognize, demonstrate and capture the value of ecosystem and biodiversity. So correct answer यहाँ पे क्या है? 1, 2, only 3, 2 and 3 and 1, 2, 3। बताइए, टीप का, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, एंड द राइट आंसर इज 2 and 3। इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो बायोडाइवर्सिटी के है ना,
उस पे फोकस करता है। इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। Consider the following: bats, bears, rodents. The phenomena of hibernation can be observed in which of the following kinds of animals? हाइबरनेशन किन में पाई जाती है? बैट्स में, बियर्स में, रोडेंट्स में। ओनली वन एंड टू, टू ओनली, वन, टू एंड थ्री। तो ये जो हाइबरनेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन एनी ऑफ द अबो, क्या लगता है आपको हाइबरनेशन किस में पाई जाती है? वन, टू एंड थ्री, बैट्स, बियर्स एंड रोडेंट्स। So all the three, 1, 2, and 3 is the right answer here. Consider the following: black-necked crane, cheetah, flying squirrel, snow leopard. Which of the above are naturally found in India? Naturally जो इंडिया में होते हैं। Black-necked crane, cheetah, flying squirrel, snow leopard. 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4. बताइए इसका सही आंसर क्या है? एंड यस, द राइट आंसर इज 1, 3 and 4, क्योंकि जो चीता है ना एक्सटिंक्ट हुआ 1952 में। एशियाटिक चीता जो थे 1952 में एक्सटिंक्ट हुआ इंडिया में। तो अफ्रीकन चीता अभी भी है, फिर भी बहुत तादाद में। तो 1, 3 and 4 इज द राइट आंसर हियर। Consider the following statements: saltwater crocodile is found in the Andaman Nicobar Islands. Shrimp and tapir are found in the western Ghats of the Malabar region. हमें बोलना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ एंड नीदर वन नॉट टू। सो ओनली वन हियर इज द राइट आंसर। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं। Consider the following statement: biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to the higher latitudes. Along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to the higher latitudes. तो biodiversity maximum कहाँ होती है? So 1, only 2, only both, 1 and 2, neither 1 nor 2. सो बोथ 1 and 2। बायोडाइवर्सिटी अगर देखेंगे इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर होता है 0 डिग्री, फिर 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, जितना पोल्स तक हम फिर जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये इक्वेटर है। सो दिस इज 0 डिग्री है ना। इक्वेटोरियल रीजन में अगर हम 5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे और 5 डिग्री साउथ जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। फिर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ जाएंगे, वो बहुत बायोडाइवर्सिटी होगी। जितना हम फिर ऊपर ऊपर जाएंगे ना 90 डिग्री नॉर्थ पे, पोल्स पे, या 90 डिग्री साउथ पे, उतना कम होगी बायोडाइवर्सिटी। तो इसलिए लोअर लैटिट्यूड 0 डिग्री, 5 डिग्री, 30, उस पर कम, लोअर लैटिट्यूड्स पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड्स। तो अगर हम फिर हायर लैटिट्यूड्स की बात करेंगे वहाँ पे कम होती है। ठीक, तो वैसे ही अगर हम पहाड़ों का देखेंगे, लेकिन अगर हम माउंटेन ग्रेडियंट्स की बात करेंगे, लोअर लैटिट्यूड्स पे ज़्यादा होते हैं क्या बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू द हायर लैटिट्यूड्स। ठीक, ओके, सो बोथ 1 and 2 is the right answer. Concerning a conservation organization called Wetlands International, which of the following statements are correct? क्या ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रीज ने बनाई है, विच आर सिग्नेटरीज टू रामसर कन्वेंशन? क्या ये वर्क करता है ग्राउंड लेवल पे टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज? जो वेटलैंड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में स्टेटमेंट्स देखिए। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, एंड नेदर 1 nor 2. सो द राइट आंसर हियर इज ओनली 2। ये इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पे काम करता है और मोबिलाइज करता है नॉलेज और यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। सो बेसिकली जो स्टेटमेंट 1 है, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरीज टू द रामसर कन्वेंशन। बेसिकली इसलिए ये गलत है। ये जो इंटर गवर्नमेंटल दिस वेटलैंड्स इंटरनेशनल है ना, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल 1954 में बना था। ठीक है, उसके बाद जो रामसर कन्वेंशन है ना, ये बना फिर 1971 में, उसके बहुत टाइम बाद। ठीक है, तो ये रामसर जो कन्वेंशन है ना, उसे बहुत पहले बना था। ठीक है, सो इसीलिए ये जो ऑप्शन 1 है ये गलत है। ये एक एनजीओ है, ये जो वेटलैंड्स इंटरनेशनल है, ये एक एनजीओ है। ठीक है, और ये रिसर्च करता है और बोलता है फिर हमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, तो फिर ये कॉन्फ्रेंसेस भी करता है। गॉट इट? ओके, सो ऑप्शन 2, ओनली 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। Moving forward, in India, red panda is naturally found in Western Himalayas only. In India, slow loris lives in the dense forests of the northeast. Choose the correct option.
So only one, only two, both one and two, neither one nor two. So ऑप्शन टू हियर इज ओनली टू इज द राइट आंसर. जो रेड पैंडा है ये सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग में, किलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल. तो दैट मीन्स ये ईस्टर्न हिमालयाज में, ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, नॉर्दर्न साइड में पाया जाता है. सो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर. सो ऑप्शन बी, only टू इज द राइट आंसर. Got it? Which of the following can be threats to the biodiversity of a geographical area? Global warming, fragmentation of habitat, invasion of alien species, promotion of vegetarianism. तो choose the correct option. Threat कौन हो सकता है biodiversity के लिए? 1, 2 and 3, 2 and 3, 1 and 4, and 1, 2, 3 and 4. शाबाश. And yes, the right answer is 1, 2 and 3. Global warming, fragmentation of habitat, invasion of alien species. 1, 2 and 3. Concerns the wetlands of India. Consider the following statements. The country's total geographical area under the category of wetlands is recorded more in Gujarat as compared to other states. In India, the total geographical area of coastal wetlands larger than that of the total is inland area of wetlands. तो बताइए, कंट्री का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है अंडर कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स, ये सबसे ज़्यादा गुजरात में है एज कम्पेयर टू अदर्स. और इंडिया में टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनलैंड एरिया ऑफ वेटलैंड्स. क्या लगता है आपको, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, 1 and 2, नीदर 1 nor 2. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट कि गुजरात में जो वेटलैंड्स है वो बहुत ज़्यादा है. Consider the following international agreements. The International Treaty on Planting Genetic Resources for Food and Agriculture, the United Nations Convention to Combat Desertification, the World Heritage Convention. Which of the above had a beating on the biodiversity? So here the right answer is the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, the United Nations Convention to Combat Desertification, World Heritage Convention. And yes, 1, 2, 3 is the right answer. Consider the following statements. Biodiversity hotspots are located only in tropical regions. India has 4 biodiversity hotspots: Eastern Himalayas, Western Himalayas, Western Ghats, and Andaman Nicobar Islands. So statement 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से? So neither 1 nor 2. जो 4 रीजन्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में हैं, उनमें क्या क्या आता है? एक तो हिमालयाज हैं, इंडो बर्मा रीजन है, वेस्टर्न घाट्स हैं, और 4th इज सुंडालैंड. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड गलत है. तो अगर हम बोलेंगे कि ये सिर्फ लोकेटेड है ट्रॉपिकल रीजन्स में, लेकिन आप बताइए हिमालय तो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता है ना, तो वो भी स्टेटमेंट 1 भी गलत है. ठीक है, सो नीदर 1 nor 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. Consider the following regions: Eastern Himalayas, Eastern Mediterranean region, and Northwestern Australia. तो इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? एक तो ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन जो फ्रांस इटली का स्पेन वाला एरिया आता है, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. सो ओनली 1, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3. चूज द राइट आंसर. एंड यस, ऑप्शन ओनली 1, ईस्टर्न हिमालयाज इसमें आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में. The red data books published by IUCN contain lists of, इस red data book में कौन से lists होते हैं? Endemic plants and animal species present in the biodiversity hotspots, threatened plants and animal species, prohibited sites for the conservation of nature and natural resources in various countries. Correct the correct statement. Select the correct statement. 1 and 3, only 2, 2 and 3, only 3. कौन सा इसमें सही है? सो ऑप्शन ओनली 2, थ्रेटनेड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज जो होते हैं ना, वो उसमें होते हैं. किसमें? रेड डेटा बुक में. और रेड डेटा बुक कौन मेंटेन करता है, कौन उसमें ये कैटेगराइज करता है? IUCN. और IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. शाबाश, गॉट इट. चले, तो ये ऐसे सेशंस कंटिन्यू रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा. और इससे पहले भी मैंने 2 सेशंस कराए हैं, वो भी आप देख लो, बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिजिग्नेटेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न हिमालय.
तो 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 4, 3 एंड 4 क्या क्या आएगा? ऑब्वियसली ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट आएगा। कितनी बार ये रिपीट हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? सो 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिक्किम आर ट्रू? सिक्किम एक स्टेट है ना इंडिया की। इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975। इट इज कंसिडर्ड एज अ बॉटनिस्ट पैराडाइज। इट्स पॉपुलेशन इज मेनली मेड अप ऑफ द लिप्चास। लिप्चा एक ट्राइब है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। And yes, the right answer is option D, 1, 2 and 3। क्योंकि 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम बना पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक, ओके, ये डेट पता होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, while India's human population is growing at an astounding pace, the bird population is shrinking fastly, mainly because क्यों bird population कम हो रही है? There has been an abnormal increase in the number of hunters। क्या hunters की number increase हो गया है? Biopesticides and organic manure are being used on a large scale। There has been large scale reduction in the habitats of the birds। There has been a large scale use of pesticides, chemical fertilizers and mosquito repellents। क्या लगता है आपको, क्या सही रीज़न है यहाँ पे? 1 and 2 are correct, 2 and 3 are correct, 3 and 4 are correct, 1 and 4 are correct। So the right answer is 3 and 4। मतलब there has been a large scale reduction। एक तो birds का जो habitat है, natural habitat, उसमें reduction वो कम हो गए तो obviously birds की population ही कम हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा pesticide, chemical fertilizer और mosquito repellents का यूज़ हुआ, तो ये भी एक reason है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पे है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस। बताइए। सो 1, 2 एंड 3, 2 एंड 4, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 4। बताइए कहाँ कहाँ पे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं? 1, 2 एंड 3 याद रख लेना। सुंदरबंस में जो है कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन सुंदरबंस। सो यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के और श्रीलंका के बीच में है। सो 1, 2, 3 एंड इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर डिजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स? इनमें से कौन से वेटलैंड्स को डिजिग्नेट किया गया है रामसर साइट? छिलका लेक। छिलका लेक कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, ओडिशा में है। ठीक है। वोलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। कोलोराडो नेशनल पार्क, लोकतक लेक मणिपुर में है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रामसर साइट है? ओनली 1, 2, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ द अबो। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, गॉट इट? कोलोराडो नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, वोलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में, छिलका लेक ओडिशा में और लोकतक लेक मणिपुर में। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस पीडीएफ। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी किसी भी एग्जाम में आपके होंगे। जो मैंने पार्ट्स कराए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस थर्ड सेट है ना, तीसरा सेट है। इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है। पार्ट फर्स्ट जिसने नहीं देखा वो भी देखो, सेकंड पार्ट भी देखो, और ये थर्ड पार्ट है, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इससे आपकी इकोलॉजी एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम देखोगे ना, अब इकोलॉजी एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी टॉप प्रायोरिटी होती है, हर एक एग्जाम के सिलेबस में होता है। क्योंकि आजकल कंसर्न बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट का एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी की ओर, राइट? सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ये सेशन आपको कैसा लगा। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।